चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग ओजोनलिसिस कर रहे थे नहीं, तो आगे बढ़ा जाए अब। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। अब मोस्टली सब सिंपल ही है। ठीक है, चलो तो ओजोनलिसिस का मैकेनिज़्म बचा हुआ था अपना, वो देख लिया जाए। वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ठीक है, पता होना चाहिए। देखो भाई, जैसे मान लो एक हम लोगों ने कोई एल्कीन ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और इसमें हम लोग ओजोन का एडिशन करा रहे हैं। तो जनरली O3 जो है वो CCl4 सॉल्वेंट में लिया जाता है। नहीं भी लिखा रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, बस ओजोन लिखा रहना चाहिए। नहीं तो ओजोन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है? तो इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी है और एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी है ना। देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पढ़ा था, यहाँ पे एक बात कर लें हम कि जहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था वहाँ पर एक CO2 टाइप का इलेक्ट्रोफाइल आया था, है ना। मतलब हम लोग इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं या SO3 को भी इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, जबकि इनके पास तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसके अंदर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ या लुईस एसिड कैसे हुआ, है ना। दोनों लगभग सेम बात है। ठीक है, वो हम जब आगे पढ़ाएंगे एल्काइल हैलाइड में, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसा समझा जाए कि ये लुईस एसिड है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? इसका तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। हम लोग तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा स्पीशीज़ जानते हैं जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, है ना, कुछ इस तरह का स्पीशीज़ हो, तो इनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, या किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो इस तरह के स्पीशीज़ इलेक्ट्रोफाइल जनरली इसलिए कहे जाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ये कार्बन अपने पास एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर लेता है। ऐसा मतलब ये ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ज़रूरत पड़ने पर ये अपने पास एक ऑर्बिटल क्रिएट कर लेता है। वैसे ही सल्फ़र भी अपने पास एक ऑर्बिटल क्रिएट कर लेता है। तो इस वजह से ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा स्पीशीज़ जिसमें एक एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है, पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा, तो वो अपना एक पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर शिफ्ट करके अपने ऊपर वैकेंसी क्रिएट कर सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, फॉर द सेक ऑफ बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड तोड़कर सिग्मा बॉन्ड बनने का चांसेस है। तो सच प्रोसेसेस आर फेवरेबल, क्योंकि एक वीक बॉन्ड तोड़कर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हर वो स्पीशीज़ जहाँ पर एक एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। यहाँ पर भी सल्फ़र से ज़्यादा ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग नॉर्मली, है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड N देखें, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, पाई बॉन्ड से कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्डेड है, तो ये सेंटर भी इसका इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह के स्पीशीज़ जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो क्रिएट कर सकते हैं अगर उनके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो, तो एटॉमिक अरेंजमेंट हो, तो मतलब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो। तो वही चीज़ अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों ऑक्सीजन को अगर आप देखें ध्यान से, तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना। अगर आप ध्यान से समझें तो बोले सर दोनों ऑक्सीजन है, कैसे डिफरेंस है? देखो, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर O2 है तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर O3 है तो यहाँ पर डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये ऑक्सीजन सिर्फ सिंपली ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस वजह से अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, और उसका Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये ऑक्सीजन जो है
अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो इसलिए ये एटम इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। समझ के बात ना। तो इसीलिए ओजोन जो है ये भी अपना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, तो सेम चीज़। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया पाई बॉन्ड, ये वाला एटम इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अच्छा, ये तो हमने वैलेंस बॉन्ड से बताया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग एक्चुअली इसका पढ़ते नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सिर्फ मैं बता ही सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इस ऑक्सीजन के पास पाई एंटी बॉन्डिंग खाली होता है लो एनर्जी का, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, कि इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है। क्योंकि फाइनली तो हम लोग बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पर ही पहुँचे ना, वैलेंस बॉन्ड ये सब कहीं ना कहीं फेल हो रहा था, तो फाइनली तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही सभी बातों का सही जवाब दिया है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग लोअर एनर्जी का खाली है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड टूट कर इस पर अटैक किया है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। समझिए, ऐसा समझिए कि ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव और इस पर आ गया पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पर अटैक कर गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और इस पर आ चुका है पॉजिटिव और इस पर लोन पेयर है, ये इस पर अटैक कर देगा। समझ गया बात ना। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रोफाइल का ओजोन का अटैक होगा। ये चीज़ लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, अगर ज़रूरत समझिए तो। वैसे पढ़ा होगा ये आपने पहले भी, ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पाई बॉन्ड पर इस ओजोन का अटैक होता है और एक ऐसा स्पीशीज़ बनता हुआ दिखाई देता है, CR नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोलोजोनाइड, या इसका एक और नाम है इनिशियल ओजोनाइड। ठीक है, मोलोजोनाइड या इनिशियल ओजोनाइड। ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 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 3 बॉन्ड है, ऐसा बहुत रेयर होता है, तो इसलिए अनस्टेबल है और ये खास तरह से टूट जाता है। ठीक है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस सिग्मा बॉन्ड का इसके साथ बॉन्ड अगर बनेगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ H है ही, प्लस यहाँ पर ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ है, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया है, पॉजिटिव। नहीं, या ऐसे समझो और थोड़ा सिंपल शब्दों में समझो कि ये सिग्मा बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन की तरफ, तो इस पर आ गया नेगेटिव, इस पर आ गया पॉजिटिव। ये सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, तो इस पर आ गया पॉजिटिव, इस पर आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, और यहाँ अगर आपको याद हो तो ये शिफ्ट होने पर नेगेटिव आया था, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, तो ऐसा बन गया। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे समझा दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में। तो एक ऐसा स्पीशीज बन गया, और दूसरा देखो बना, हम उसको पलट के लिख रहे हैं ना, आप समझिएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो जरा, इस पर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ना, तो इस पर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ बना है, लेकिन जब टूट जाएगा तो फिर उलट पलट हो सकता है, तो हम इसको पलट के लिख दिए। ठीक है, इस तरह के स्पीशीज़ को जिसमें एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस तरह की स्पीशीज़ को ज्विटर आयन बोलते हैं, ज्विटर आयन, है ना। तो ये एक ज्विटर आयन बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये टूट के अलग नहीं हो जाता है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक हुआ कि नहीं हुआ, ये कार्बन, क्योंकि अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर कर दिया अटैक, ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव, तो
तो जो इस पे नेगेटिव आएगा वो इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो अब ध्यान से क्या बना, ठीक है, आर सी एच, ऑक्सीजन सी से आर आर डैश, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ऐसा बना क्या कुछ। देखो इस कार्बन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, इस कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, ऐसे ही बना। ये बना है अपना ओजोनाइड, ठीक है, दिस इज ओजोनाइड। और ये भी अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके पास भी पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है। हाँ, तो अब ये एक खास तरह से इस तरह से टूटता है जो आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना, रिडक्टिव मैनर में और ऑक्सीडेटिव मैनर में, है ना। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव का क्या चक्कर है, ये हम लोग बात समझे थे कि ये इस तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इस पर OH, इस पर H, इस पर OH, इस पर H, इसी तरह से इधर भी, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, ऐसे ये टूट जाता है। बीच वाले यहाँ से वाटर मिल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा, और बाकी ये दोनों हिस्से अलग हो जाते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इन एब्सेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। कीटोन्स आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, उनका कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग इसके बाद हम लोग बात किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बनता है, ठीक है। अब देखो मैकेनिज़्म बताने की जो वजह है वो वजह ये है कि कभी कभी IIT में तो खैर नहीं आया है इस पर सवाल, लेकिन हाँ जो अलग अलग हम लोग टेस्ट सीरीज़ और पैकेजेस और इसकी उसकी बात करते हैं उसमें कभी कभी इस पर सवाल रहता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि कभी IIT में पूछा जा सके। देखो क्या है, अगर हम लोग इस कार्बन और इस कार्बन को देखें, ठीक है, मैं अलग से आपके लिए बना दे रहा हूँ, ये तो हो गया मैकेनिज़्म। अगर यहाँ पर एक और हम लोग फैक्टर जो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, नहीं देखो तो इस कार्बन पे एक R, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन और एक हाइड्रोजन, चारों वैलेंसी अलग है। उसी तरह से इस पर भी चारों वैलेंसी अलग है, तो ये दोनों कार्बन कायरल हो गए, नहीं। तो अब इसमें कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि जैसे अलग से न दे, जैसे एक साथ न दे कि ओजोन लिसिस कर दी क्या प्रोडक्ट बना, आपको बोलेगा कि ऐसा दे देगा कि ये एल्कीन ले लिया, ओजोन सिर्फ डाल दिया, यहाँ पे लिख देगा A, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव में, फिर लिखेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ A, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन A, समझ रहे हैं ना बात। मतलब आपको सिर्फ इस स्टेप में यहाँ तक का टोटल प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो फिर आप सोचोगे अरे यार ये तो बात समझ में नहीं आई। तो ये बन रहा है और ये कायरल है, तो ये कायरल है, तो यहाँ पर दोनों बनेंगे, मतलब जितने पॉसिबिलिटी होंगे सारे बनेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो इसके आपको टोटल पॉसिबिलिटी कितनी दिखाई दे रही है। कैसे बनाओगे इसका टोटल अगर पूछ लेगा तो एक बार आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, है ना। एक बार देखिए आपके लिए नया सवाल है, मान लो यही सवाल आ जाए और आपसे पूछे कि बताओ कितना प्रोडक्ट बना, ठीक है। एक बार ट्राई करो जरा पॉज करके, हो गया। देखो तो जरा, एक इसका हम क्या करेंगे, हम एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे जैसा पहले बनाते थे। यहाँ कार्बन 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 होता तो 5 मेंबर बना दिए। अब एक बार ये R पार्ट अबव और इधर भी मान लो ये R पार्ट अबव और R डैश बिलो, एक ये बन जाएगा, है ना। और क्योंकि इसके पास कोई POS नहीं है, दिख रहा है क्या सबको, अगर ऐसे काटेंगे तो R का उल्टा R मिल रहा है, लेकिन R डैश का उल्टा यहाँ पर कुछ नहीं है, H मिल रहा है। तो एक ये क्योंकि ये कायरल है, ये दोनों कायरल है, तो ये मिलेगा और प्लस आपको एक और मिलेगा, इसका मिरर इमेज मिलेगा ना। तो 2 प्रोडक्ट ये मिलेंगे और एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि ये मान लो R अबव हो जाए और यहाँ पर R डैश अबव हो जाए और R बिलो हो जाए, तो ये दोनों कायरल है। तो ये और ये डिफरेंट हो गए, देखो इसमें ये R और ये R आपस में सिस है, इसमें ये R और ये R आपस में ट्रांस हैं, तो ये और ये तो अलग हो गए। और इसके मिरर इमेज में भी ये दोनों R सिस ही रहेंगे,
तो मतलब ये हम एक डिफरेंट बना दिए हैं, उन दोनों जैसा नहीं है, ये तीसरा ही है। और क्योंकि ये भी कायरल है, इसके पास कोई POS नहीं है, तो इसका भी एक मिरर इमेज और बन जाएगा। तो टोटल इसके जो मान लो पूछेगा कि ए कितना बना, तो हम लोग 4 बोल देंगे। समझ के बाद में, और इसी में अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है। जैसे इधर भी सेम एनवायरनमेंट हो, मतलब यहाँ पे भी CHR हो, जैसा ये है एग्जैक्टली वो हो, तब अलग आंसर हो जाएगा, तब एक फॉर्म मीज़ो हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर POS आ जाएगा। मान लो ये R' ना होकर H होता, तो H होता तब तो POS आ जाता ना इसके पास। समझ गए ना बात? तो उस केस में एक ये होता और 2 ये होते, क्योंकि ये इसके पास POS नहीं होता, तो ये और इसका मिरर इमेज होता, 2 ये होते, एक ये होता। समझ रहे ना मेरी बात? आप कॉपी पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग एल्कीन लेकर ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, है ना। 2 ही कायरल सेंटर है, तो अनसिमेट्रिकल होगा तो 4 होगा, सिमेट्रिकल होगा तो 3 बनेगा, ठीक है ना। तो ये वजह है यहाँ पर मैकेनिज्म हम लोग को समझने की। इतना बात क्लियर हुआ ना सबको? चलो तो नोट कर लो। ठीक है भाई, चलो क्लियर कर रहे हैं। अब लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। देखो जरा, तो देखो एल्कीन का ऑक्सीडेशन 2 तरह से कराया जा सकता है ना। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज से, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज से, ठीक है। 2 तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक होता है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। क्या? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। आपको एरो पर बहुत तरीके से लिखा रह सकता है, मैं क्वेश्चंस में समझा दूंगा, है ना। KMnO4 0 डिग्री, KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट, है ना, या सिंपली बेयर्स रिएजेंट लिखा रहेगा। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसी तरह से एक और है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बाय NaHSO3, ठीक है। एक और है बाय एक्वस परऑक्सी एसिड्स, एक्वस परऑक्सी एसिड्स, है ना, इससे भी। और एक है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन बाय SeO2। तो ये अपना 4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो KMnO4 OH माइनस हीट, मतलब सिंपली KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में लिखा रहे या एसिडिक मीडियम में लिखा रहे, KMnO4 H प्लस हीट, ठीक है। तो अगर कोल्ड लिखा है या 0 डिग्री लिखा है या डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 लिखा है तो वो बेयर्स रिएजेंट है, और सिंपली ये और हीट लिखा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। या अगर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट भी K2Cr2O7 H प्लस हीट, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से इसको ऑक्सीडाइज कराया जाता है। तो एक एक करके हम लोग इन सभी को समझा जाए, तो इसको फटाफट नोट कर लो और फिर लिखो ऑक्सीडेशन बाय बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। पॉज करके कर लीजिए, फिर लिखिए ऑक्सीडेशन बाय बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बाय
बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट पहले लिख लो, बेयर्स रिएजेंट करता क्या है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेंगे, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान से रिएक्शन है, अब ये सब कुछ नहीं है इसमें। लिखिए, इट कॉजेज सिन, SYN सिन है ना, इट कॉजेज सिन 1,2 डाईहाइड्रोक्सिलेशन। इट कॉजेज सिन 1,2 डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये सिन 1,2 डाईहाइड्रोक्सिलेशन करता है। देखो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने एक ऐसा एल्कीन ले लिया और इस एल्कीन में मान लीजिए लिख दिया है KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा लिख दिया मतलब बेयर्स रिएजेंट है। टेम्परेचर लो लिख दिया, 0 डिग्री लिख दिया तो बेयर्स रिएजेंट है। ठीक है, या बेयर्स रिएजेंट खुद ही लिख सकता है। तो इसमें क्या क्या होता है, ये जो KMnO4 है ना, ये KMnO4 भी, अच्छा मैं साथ साथ में इसका मैकेनिज्म भी बता दे रहा हूँ, नहीं अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म अब नहीं है ना। जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट का लेना देना है, तो वो हम लोग है ना ऐसे ही समझ ले रहे हैं, बहुत इसमें ज़्यादा बातें नहीं है। ठीक है, देखो MnO4 माइनस इस एल्कीन पर अटैक करता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग खाली होता है ना, इन ऑक्सीजेंस के पास। तो सेम जैसा ओजोनोलिसिस में किया था हम लोगों ने, ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस पर टूट जाएगा और फिर ये ऑक्सीजन इस पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड है उस साइक्लोपेंटेन में, तो पाई बॉन्ड जो होगा, ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ये बोर्ड पे रखा है, तो इसका दोनों पाए जो p ऑर्बिटल है वो क्या होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होंगे, ऐसे और ऐसे होंगे। तो KMnO4 का जो साइज़ है, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से ऐसा निकला हुआ है, तो ये या तो अबव दोनों अटैक करेगा इस p ऑर्बिटल पे, या किधर से करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड का अटैक जो है वो सामने से हो रहा हो और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो घूम के पीछे से जाके दूसरे वाले कार्बन के पीछे से अटैक करे। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है एक, और इसके दोनों ऑक्सीजन जो होंगे वो जब भी होंगे इस पाई बॉन्ड के एक ही साइड होंगे, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल एक ही साइड होगा, या तो इधर होगा या उधर होगा, जुड़ा हुआ है ना सब, समझ गए बात। तो इसीलिए ये सेम साइड अटैक ही हमेशा होगा। ठीक है, तो एक ये इस पर अटैक किया, इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड मैंगनीज पर शिफ्ट हो गया, फिर ये लोन पेयर इस पर अटैक कर गया। ठीक है, जब ये लोन पेयर अटैक कर जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर उस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बीच में एक ऐसा है ना, मान लो हम अबव से अटैक कराए थे, तो एक ऐसा ये दोनों वेज पर ऐसे आएंगे, ये Mn है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ O माइनस है ना, एक ऐसा मैंगनीज एस्टर टाइप का चीज़ बनेगा। ठीक है, और फिर जो हम लोग एल्कलाइन मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस जो कर रहे हैं, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन लिखा हुआ है ना, तो वो एल्कलाइन यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्शन अलग होते दिखाई दे रहा है अपने को, तो देखो दोनों OH सेम साइड आए, एक 1 पोजीशन पर आया तो एक 2 पोजीशन पर आया, और दोनों OH सेम साइड आए हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सिन 1,2 डाईहाइड्रोक्सिलेशन। हमेशा वो पाई बॉन्ड हट के दोनों तरफ सेम साइड OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, और साथ में यहाँ कुछ रीअरेंजमेंट होकर है ना, ये पहले मैंगनिक एसिड टाइप का कुछ बनेगा, फिर उसमें से वाटर का लॉस होगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। फाइनली ये वाटर का लॉस करके MnO2 बनाएगा, जिसका ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और बेयर्स रिएजेंट KMnO4 का सबको मालूम है कि कलर होता है पर्पल कलर या पिंक कलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग एक एल्कीन को KMnO4 बेयर्स रिएजेंट में डाल दें तो भी पर्पल कलर इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर में। तो ये रिएक्शन भी एक टेस्ट ऑफ एल्कीन की तरह, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की तरह सर्व करता है, जस्ट लाइक है ना हैलोजनेशन। जैसे ब्रोमीन डालते थे ना, ब्रोमीन वाटर का कलर
डीकलराइज कर देता था एल्कीन, वैसे ही इसके पर्पल कलर को ब्लैक प्रेसिपिटेट में भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल्सो सर्व्स एज टेस्ट ऑफ एल्कीन्स, टेस्ट ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो ये भी टेस्ट ऑफ एल्कीन्स की तरह काम करेगा, या एल्काइंस में भी ये पढ़ेंगे हम लोग ये रिएक्शन, एल्काइंस भी लिख लो। ठीक है, तो ये भी टेस्ट ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस है। तो देखो भाई, जब ये दोनों अबव अटैक किया तो दोनों OH अबव आए। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि सर बिलो अटैक किया होता तो एक और प्रोडक्ट बनता। हाँ बिल्कुल बनता, तो ये बन जाएगा। एक बार दोनों, एक बार अबव से आया और एक बार बिलो से आता, तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरह से बनेंगे। यहाँ पर खैर ये और ये सेम है, देखो ध्यान से, अगर इसको पलट दोगे तो यही बन जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, है ना। तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी काउंट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लो ये बेयर्स रिएजेंट वाला, क्लियर कर रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लिया जाए, राइट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फटाफट बना दीजिए तो। ठीक है भाई, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब रिपीटिशन है, देखो तो ज़रा। मतलब मैं फिर आपको एक बात याद दिला दूं, यहाँ पर बोलना ज़रूरी है, थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं डिटेल में, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा है ना। एक रिएक्शन, अभी वुड्स रिएक्शन कोई पूछ ले तो उसका स्पेलिंग भूल गए होंगे, नहीं तो लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ज़्यादा तो है ही और ज़्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि इतना आसान भी तो हम लोग जो एस्पिरेशन है इतना आसान भी नहीं है, डिफ़िकल्ट तो है ही। ठीक है, तो एक उसका रिस्पेक्ट तो होगा ही भाई। सब्जेक्ट तो सब अपने आप में है ना, वॉल्यूमिनस भी होंगे और कॉन्सेप्चुअली भी बहुत डीप है। ठीक है, तो वो तो रहना ही है। खैर, अब हम लोग उस पर जा रहे हैं तो उतना तो रिस्पेक्ट अपने को सब्जेक्ट, और इतना चैलेंजिंग होना भी चाहिए। अब कोई चीज़ इतनी आसानी से भी मिल जाए तो वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसका वैल्यू नहीं होगा। तो जो इतना हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इतना सारा है, बहुत सारा रिएजेंट है। अब देखो, आपको ना रिएजेंट बस अलग अलग मिल रहे हैं, रिएजेंट बस नए नए मिल रहे हैं, आपको उसको ध्यान रखना है ना। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हफ्ते में एक दिन आप बैठिए और अब आप यही करेंगे कि कोई एक रिएजेंट उठाएंगे, इससे क्या होता है, इस रिएजेंट से क्या होता है, इस रिएजेंट से क्या होता है। ठीक है, रिएजेंट पे कमांड हो जाए कि ये रिएजेंट किस पर क्या बनाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था टॉटोमरिज्म में ही हम लोग बात किए थे या कहीं पर भी, तो हम लोग यही बात किए थे कि किस सबस्ट्रेट के साथ कौन सा रिएजेंट क्या बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि एल्कोहलिक KOH दुनिया में हर मॉलिक्यूल के साथ एलिमिनेशन ही कराए, वो किसके साथ कराता है, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो सबस्ट्रेट क्या है, उसका रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनता है। अब आपको वीक में एक बार, फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, 2-3 वीक 4 वीक, आपको पूरे रिएजेंट्स और किससे क्या होता है, कैसे होता है, किससे क्या होता है, कैसे होता है, बस इतनी बात करनी है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके जहन में जा रही है
क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री अब रिपीट हो रही है। आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक पुराने मैकेनिज्म और एक पुराने कॉन्सेप्ट की याद आएगी, है ना। आप देखोगे कि अरे ये तो वैसा ही है, कुछ कुछ कहीं पढ़े हैं, है ना। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि क्या करना है अब आपको, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिपीट करेगी, बस रिएजेंट अब नए नए आते चले जाएंगे। तो कोई ऐसा अब इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके कमांड में आएगी, बस आपको रिएजेंट्स पर ध्यान देने लगेंगे। और वो भी इतनी बार अब आगे रिपीटिशन मोड में कहीं कहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ, तो हम लोग पीछे से चीज़ों को लिंक करते हुए ये बात समझने लगेगी कि हाँ यार ये रिएजेंट एक्चुअली क्या है और करता क्या है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से करो। तो ये हो गया होगा, है ना, पॉज करके किया होगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बना हुआ ना, एक बार ये दोनों OH अबव आएगा और एक बार बिलो आएगा, नहीं तो देखो तो ज़रा, तो एक OH अबव, यहाँ भी अबव, और मिथाइल जो है वो बिलो हो जाएगा। एक प्रोडक्ट ये बना लिए होंगे, और एक बार क्या किए होंगे, दोनों OH जो है वो बिलो आ गए होंगे और मिथाइल जो है अबव आ गया होगा। बोलो कोई दिक्कत। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे और ये दोनों डिफरेंट है दिखाई दे रहा है। अगर इसको इस बार पलटोगे तो ये नहीं बनेगा, मिथाइल वाला पोर्शन नीचे आ जाने वाला है, नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूँ, बोर्ड के जस्ट ऊपर यहाँ मिरर लगा दूँ, तो ये दोनों OH बाहर की तरफ है तो इनका इमेज अंदर बनेगा, बना है भाई। मिथाइल अंदर की तरफ है, उसका इमेज बाहर बनेगा, बना है। और क्या इसके पास POS COS है? कुछ नहीं है, क्योंकि एक मिथाइल लग के सब गड़बड़ कर दिया है। अब इसको ऐसे काटोगे तो OH का उल्टा तो OH मिल रहा है, लेकिन मिथाइल नहीं मिल रहा है। तो इसके पास ना POS है ना COS है, मतलब ये कायरल है, क्योंकि इसके पास दो कायरल सेंटर भी अपने को दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। और ये इसका मिरर इमेज है। तो ये दोनों, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा, दो बना दिए। रिलेशन पूछा तो एनेंशियोमर्स बोल दिए, एनेंशियोमर्स बोल दिए। मतलब सॉल्यूशन आपको कैसा मिला? रेसिमिक मिला, रेसिमिक मिक्सचर मिला। बोलो भाई, ये और ये, और दोनों तरफ से अटैक का पॉसिबिलिटी बराबर है, क्योंकि मिथाइल प्लेन पर है। तो जितना इधर से अटैक कर सकता है उतना ही बिलो अटैक हो सकता है ना, क्योंकि ये sp2 है ना, इसलिए मिथाइल प्लेन पर होगा, ठीक। तो ये दोनों एग्जैक्टली बराबर बने होंगे, तो एग्जैक्ट रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, मतलब नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो भाई, तो ये बात हम लोग कितनी बार भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात, अपने को समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो इसमें मान लो हो तो दोनों OH किधर आएगा? अबव, है ना, या दोनों OH आएगा बिलो। मतलब एक प्रोडक्ट सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर देना है आपको, पाई बॉन्ड तोड़ना है और उन दोनों पर OH लगा देना है, या तो दोनों अबव लगा देना है या दोनों बिलो लगा देना है। वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी यहाँ पर कि एक अबव आए और एक बिलो आए, क्योंकि मैकेनिज्म वो नहीं कराता, मैकेनिज्म दोनों को सेम साइड से जोड़ता है। तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो दो हो गए, क्योंकि इसमें तीनों आपस में सिस हैं, इसमें ये इन दोनों के ट्रांस है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो देखो इसके पास POS है, ऐसे काट देंगे तो ये मिथाइल स्लाइस हो जा रहा है, ये रिंग स्लाइस हो जा रही है, OH का उल्टा OH, दोनों अबव मिल रहे हैं। इसके पास भी POS है, मतलब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हैं, तो इनको एनेंशियोमर तो कह ही नहीं सकते हम लोग, भले ये मिरर इमेज होते तो भी, क्योंकि कायरल होना ज़रूरी है, ऑप्टिकली एक्टिव होना ज़रूरी है। तो ये इसका मिरर इमेज भी नहीं है। देखो तो इसमें मिरर रखोगे तो ये दोनों आगे था पीछे चला जाएगा, लेकिन ये भी आगे है तो ये भी पीछे जाना चाहिए था, लेकिन ये अबव ही है क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, एंड ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। बोलो भाई, नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, दो प्रोडक्ट बने, दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी ऑप्शन में लिखा रह सकता है, ठीक है। चलो, तो देखा देखा ऐसा लग रहा है अब कुछ ना, ये सिस एल्कीन पर बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा? तो दोनों अबव आएगा। अच्छा, तो एक चीज़ याद है आपको, एक फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, CSM, याद आ रहा है कुछ? हाइड्रोजनेशन में पढ़े थे ना, CSM TSR, याद आ रहा है? तो यही तो है, सिस पर सिन एडिशन तो मिजो बनेगा, है ना, ट्रांस पर सिन एडिशन तो रेसमिक बनेगा। तो ये सवाल भी हो गया, वही चीज़ है ना। बस इस बार हाइड्रोजन ना जोड़कर इस बार OH जोड़ रहा है,
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है वो मीज़ो फॉर्म मिलेगा, दोनों OH सेम साइड आएंगे क्योंकि ये CSM फॉर्मूले को है ना फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा TSR, है ना, ट्रांसफर सिन एडिशन तो रेसमिक। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा CH3 CH3 OH OH अपोजिट साइड H H इधर, और यहाँ पर OH H CH3 CH3 H OH। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हो गए, एनेंशियोमर्स हो गए और रेसमिक हो गए। ठीक है भाई, अब देखो इस पे मत कंफ्यूज होना कि सर ये तो दोनों अपोजिट था, है ना, ये OH जब सेम साइड जुड़ेगा तो OH अपोजिट क्यों लिख दिए हैं आप, है ना सर, ये तो समझ में आया एकदम, दोनों आप सेम साइड लिखें। ये सर अपोजिट क्यों लिख दिए हैं, ये जुड़ता तो सेम है। अरे भाई ये फिशर प्रोजेक्शन बनाए हैं, दोनों जुड़ा सेम साइड, लेकिन दोनों मिथाइल को सेम साइड करने के लिए हम लोग जब घुमाएंगे तो ये दोनों अपोजिट साइड चला जाएगा, है ना, और ना हो तो आप इसका न्यूमन बना के आप करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो ये हम लोग जो वहाँ पढ़ चुके हैं बस उसको अब रेप्लिकेट कर रहे हैं, हम इसका मैकेनिज्म कि कैसे ये बना उस पर नहीं जा रहे हैं, वो हम लोग बहुत डिटेल में किए हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई सबको, एकदम सिंपल सी बात है, बस इसमें एक चीज़ और समझना है ना। चलो एक सवाल इसमें और समझ लें। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, और यहाँ पाई बॉन्ड है, और इसमें बेयर्स एजेंट डाल देगा और आपको पूछेगा मेजर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों OH या अबव जोड़ दोगे या बिलो जोड़ दोगे। मतलब अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पर बनाओगे तो आप ये दोनों प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर मेजर सोच रहे होगे, या तो दोनों OH अबव आएंगे और या दोनों OH बिलो आएंगे। मिथाइल अब वही रहेगा क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो या तो आप ऐसा बना दोगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट आप बनाओगे और अब आप सोचोगे कि मेजर कौन सा होगा, तो दिमाग लगाइए, आप खुद ही बता सकते हो, बहुत सिंपल है। ये दोनों मिथाइल आपकी तरफ है, तो केमिनोफोर का इधर, केमिनोफोर एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो केमिनोफोर का इधर से आना और इस पाई बॉन्ड पे अटैक करना, थोड़ा ये लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको यहाँ से आने में, हिंड्रेंस तो देंगे ना, क्योंकि ये दोनों सामने की तरफ है। तो केमिनोफोर इधर से आकर इस पाई बॉन्ड से अटैक करने के लिए ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, लेकिन इसमें बैक साइड जब अटैक हो रहा है तब तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो मिथाइल है वो बाहर हैं, तो इस पाई बॉन्ड पर पीछे से अटैक तो आसानी से हो जाएगा नहीं, तो ये वाला मेजर होगा। समझ गए बात ना, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एग्जैक्ट जो है वो बराबर बराबर नहीं बनेंगे, ये ज़्यादा बनेगा, ये थोड़ा सा कम बनेगा। चलिए समझ गए बात, नोट कर लो फटाफट। अब एक चीज़ और समझो, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है सेकेंड वाला बाय OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना, तो इसमें भी एक पॉइंट जल्दी से लिख लो, एग्जैक्टली सेम है केमिनोफोर की तरह, बेयर्स रिएजेंट जैसा ही है ये, एक भी चीज़ इसमें नई नहीं है। ठीक है, तो इसमें सवाल हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ बात लिख लेते हैं। लिख लो, इट ऑल्सो कॉजेज sin 1,2 dihydroxylation. It also causes sin 1,2 dihydroxylation. ठीक है, बट क्योंकि ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है, इस वजह से, और एक्सपेंसिव भी है ना, तो इसलिए इसका यूज़ कम होता है इंडस्ट्रियली। केमिनोफोर का यूज़, बेयर्स रिएजेंट का यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन थ्योरेटिकली तो अपने को पढ़ना है, तो है ना, ये चीज़ है ना, तो एक
मतलब अव्वल दर्जे का जो है पॉइज़न है ये, है ना, महंगा है। तो अगर, है ना, जैसे कुछ लोग जिनको सस्ता पॉइज़न नहीं खाना है तो वो महंगा पॉइज़न खा सकते हैं, क्या वो भी अवेलेबल है मार्केट में। तो देखो OSO4 जो है ना, वो भी सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, ठीक वैसा ही। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसा ले लिए, है ना, हम लोग ने ले लिया OSO4, ठीक है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ऑस्मियम। बहुत कम ही एलिमेंट ऐसे हैं जो +8 में होते हैं, है ना। ऑस्मियम होता है, रोडियम होता है, रुथेनियम होता है और जेनन होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी पाई एंटी बॉन्डिंग ठीक उसी तरह से खाली है। ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इस पर टूटेगा, ये बॉन्ड इस पर टूटेगा और इसका लोन पेयर इस पर अटैक कर जाएगा। सेम साइड अटैक होगा, एग्जैक्टली सिमिलर टू, है ना, KMnO4, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर फॉलोड बाय जो हम लोग क्या लिए हुए हैं यहाँ पर NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड। और ये सॉल्यूशन जो है ये भी सॉल्यूशन है ना माइल्ड बेसिक है, क्या माइल्ड बेसिक है ना। या यहाँ पर Na2SO3 भी सोडियम सल्फाइड भी लिया जा सकता है, ये भी माइल्ड बेसिक है ना। तो माइल्ड बेसिक मतलब अपने पास OH - H2 है, सेम चीज़ होगा, यहाँ H यहाँ OH, यहाँ H यहाँ OH। ये जो इंटरमीडिएट बना है ना, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, इसको हम लोग ऑस्मेट एस्टर बोलते हैं, ठीक है, ऑस्मेट एस्टर। और फिर हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर भी सेम पहले जैसा दोनों OH सेम साइड आ जाएगा, सिन एडिशन ही होगा, एग्जैक्टली लाइक KMnO4, है ना। और साथ में बन जाएगा क्या, H2OSO4 ऑस्मिक एसिड, है ना, ऑस्मिक एसिड। समझ गए। तो इसमें सवाल करने का कोई पॉइंट नहीं है, एग्जैक्टली सारे सवाल में बस बेयर रिएजेंट हटा के ये लगा दोगे, सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम बातें हैं सारे सवाल में, है ना। इसमें भी जो लास्ट एग्जाम्पल किया है कि मेजर कौन बनेगा, इसमें भी वो चीज़ एग्जैक्टली सेम तरीके से वैलिड है, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल बड़ा है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, बढ़े आगे। अच्छा, एक क्लास होती तो आपने से कुछ लोग पूछ लिए होते, सर बेसिक क्यों ले रहे हैं। बेयर्स रिएजेंट में भी माइल्ड बेसिक था, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन था, यहाँ पर भी आप बोले सर बेसिक होगा NaHSO3, है ना। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिक क्यों लेते हैं, है ना, क्योंकि अल्कोहल्स आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि उस पर H+ अटैक करके कार्बोकेटाइन बना देगा, फिर वहाँ से एल्कीन भी बन सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो हम लोग करते हैं वो बेसिक मीडियम में करते हैं। एसिडिक में भी किया जा सकता है, लेकिन मीडियम एसिडिक बना देंगे तो उसमें अल्कोहल्स आर अनस्टेबल, क्योंकि अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विथ एसिड बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप वाटर, तो वो निकल के बाहर चला जाएगा, कुछ का कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसलिए बेसिक मीडियम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए तीसरा लिखते हैं, ऑक्सीडेशन बाय एक्वस परऑक्सी एसिड्स, ठीक है, एक्वस परऑक्सी एसिड्स। देखो इसमें जैसे मान लो अगर हम लोग एक एल्कीन ले लिए और यहाँ एरो पर हम लोग कोई परऑक्सी एसिड ले लें, जैसे RC+OH, ऑर्गेनिक परऑक्सी एसिड, है ना, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जैसे इसके पास ये परऑक्सी लिंकेज है ना, तो इसको परऑक्सी एसिड बोलेंगे, या कॉमनली सिंपली पर एसिड लिख दिया जाता है, परऑक्सी एसिड या सिंपली पर एसिड बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये परऑक्सी लिंकेज है इसके पास, है ना। तो अगर एरो पर ऐसा लिखा रहे या एरो पे ऐसा लिखे CF3COOOH, ये रिएजेंट कॉमनली यूज़ होता है। या एक रिएजेंट है ना, बेंजोइक एसिड में भी परऑक्सी लिंकेज लगा दें अगर हम लोग ऐसा, यहाँ पे PHCOOH होता तो बेंजोइक एसिड होता, ये परऑक्सी बेंजोइक एसिड हो गया या पर बेंजोइक एसिड हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया PBA,
पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो आपको एरो पर जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर बनाया होगा, आपको PBA लिखा रहेगा। तो PBA मतलब पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसका फुल फॉर्म आप साइड में कहीं लिखते रहिए, है ना। PBA स्टैंड्स फॉर पर बेंजोइक एसिड, है ना। या एक और मॉलिक्यूल है MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, है ना, OOH और इसके मेटा पर क्लोरो, है ना। ये भी एक कॉमनली यूज्ड, है ना, परऑक्सी है जिससे हम लोग ये काम कराते हैं। या एक और भी लेते हैं हम लोग, एक होता है MMPP, है ना। MMPP का फुल फॉर्म में लिख देता हूँ ना, मैग्नीशियम मोनो परऑक्सी थैलेट, ठीक है, MMPP। और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, O माइनस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OOH, ये होल ट्वाइस और साथ में मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सी, मतलब दोनों पर नहीं है, एक पर है, मोनोपरऑक्सी। ये थैलिक एसिड जैसा है, इसीलिए इसका नाम है थैलेट, उसका सॉल्ट है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें स्ट्रक्चर बना कर देगा, आपको ये नाम लिख सकता है, PBA, MCPBA या MMPP। इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता और यहाँ CH3 होता, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता, ये सीधा O से H जुड़ा रहता और ये CH3 होता, तो उसका नाम होता एसिटिक एसिड, ठीक है। ये CF3 है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। और ऑक्सीजन आ गया तो इसका नाम हो जाएगा, है ना, परऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, परऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो वो भी नाम लिखा रह सकता है। समझ में आई बात सबको? तो ये रिएजेंट्स, केवल रिएजेंट्स ही बड़े हैं, अब कुछ होगा नहीं। तो इसमें होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा और वहाँ पर एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, मतलब सिंपली RCH CH2 और यहाँ पर ऐसा, ठीक है। पाई बॉन्ड का बॉन्ड टूटकर दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिए। और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग इपॉक्साइड्स बोलते हैं। क्या ये इपॉक्साइड्स बोले जाते हैं, या एल्कीन ऑक्साइड भी इनको बोला जाता है, या कॉमनली ऑक्सीरेंस भी बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीरेंस, इपॉक्साइड्स या एल्कीन ऑक्साइड्स, ठीक है। और साथ में इसी का एक ऑक्सीजन जो है, यहाँ से एक ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ गया है, तो बचा हुआ जो स्पीशीज़ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बचता है, ठीक है। अब देखो इसमें रिएक्शन पहले समझ लो, एक एल्कीन, उसमें परऑक्सी एसिड डाल देंगे तो पाई बॉन्ड टूट के वहाँ ऑक्सीजन जोड़ दोगे दोनों बॉन्ड से। इस तरह की स्पीशीज़ को, 3 मेंबर रिंग को, इस तरह की स्पीशीज़ को हम लोग इपॉक्साइड, एल्कीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेंस बोलते हैं, ठीक है। और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, दैट इज़ ऑल, है ना। और ये भी सिन एडिशन ही है ना, ज़रा समझो, ये भी एडिशन जो है वो सिन एडिशन ही है, और ऑफ कोर्स सिन ही होगा भाई। ये पाई बॉन्ड जो था, ये पाई बॉन्ड जो था, ये दोनों इसके p ऑर्बिटल मान लो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। मान लिया कि दोनों बोर्ड के परपेंडिकुलर में ऐसा है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड टूटा है और दोनों का बॉन्ड ऑक्सीजन से हो गया है, ये ना हुआ है। ये जो पाई बॉन्ड बना था, ये पाई बॉन्ड टूटा और दोनों का बॉन्ड ऑक्सीजन से हो गया है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक बॉन्ड ऑक्सीजन से इधर से बनाए और दूसरा नीचे से बनाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब दोनों, ये जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड के एक ही तरफ से जुड़ेगा ना, हमेशा एक ही तरफ, या तो अबव या बिलो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए ये क्या है, सिन एडिशन हुआ। समझ गए बात ना? अच्छा, तो अब इसमें एक बात और है कि मान लीजिए अपने पास ये ऑक्सीजन 18 है, ये 16 है, ये 17 है। तो अब आपको यहाँ और यहाँ पर ऑक्सीजन 16, 17, 18 लगा देगा, अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या बना, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है H से जुड़ा हुआ वाला, वही यहाँ पर आता है, मतलब ये O18 होगा, ठीक है। और यहाँ पर चेंज हो जाता है, मतलब O17 पे डबल बॉन्ड है तो अब O17 सिंगल बॉन्ड वाला हो जाएगा, और O16 जो होगा वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ऐसा हो जाता है।
समझ रहे हैं बात ना? तो ये चला जाता है इसके पास और इसमें पाई बॉन्ड का इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछ लेगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, चलो तो इसका भी एक बार जल्दी से मैकेनिज्म देख लें। देखो होता क्या है, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने एक ऐसा एल्कीन ले लिया है कोई, इन दोनों बॉन्ड्स पर कुछ कुछ जुड़ा हुआ है और ये अपना पी ऑर्बिटल है, ऐसा पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ये ऐसे समझो कि ये अपना एल्कीन है, इन दोनों पर कोई कोई ग्रुप होगा। ये ऐसे रखा हुआ है एल्कीन, ऐसे मतलब एक नॉर्मल एल्कीन जो होता है, मान लो ऐसे रखोगे तो एक बोर्ड के अंदर और एक बोर्ड के बाहर बॉन्ड आएगा ना, तो ये ऐसे रख दिया मैंने, तो ये अंदर गया, ये बाहर आया, इन दोनों के बीच 120 डिग्री है, इन दोनों के बीच 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये एल्कीन ऐसे रखा है, तो इसके पी ऑर्बिटल दोनों बोर्ड के प्लेन पर ऐसे बन रहे हैं, इसके दोनों पी ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन पर ऐसे पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो कुछ ऐसा है ना। मान लो ये O18 था, ये 16 था और ये 17 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड सेम उसी तरह से, इसके पास भी, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है ना, तो ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करता है और इसके पास लोन पेयर है, ये दूसरी तरफ पे अटैक कर जाएगा। ऐसे समझो कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाया और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूट के जब इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, इसका इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इसका भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है ना टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बन रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ इसका, इस हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, इस ऑक्सीजन का बन रहा है। इधर आर पार्ट जो जैसा था वैसा ही है, एक यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बना और ये भी साइक्लिक नेचर का होता है। समझे बात ना, क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना सकता है, तो जब ये पाई बॉन्ड इस पर किया अटैक और ये इस पे बॉन्ड बनाने लगा तो ये दो बॉन्ड बनाने लगा, अब इसको ये दोनों बॉन्ड तोड़ देने होंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि ये इसका बॉन्ड पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, मतलब ऐसा समझो कि ये जो पाई बॉन्ड है इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहा है दोनों तरफ से, फिर ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट के इधर जा रहा है, ये बॉन्ड टूट के इधर आ रहा है, इस H+ को खींच ले रहा है, ठीक है। अब कौन सा ऑक्सीजन कौन सा था देखो तो, ये O18 है, ये वाला 16 है और ये वाला 17 है। अब जो बॉन्ड टूट रहा था वो टूट जाएगा, जो बन रहा था वो बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का समझ में आया बात, प्लस यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ आ चुका है सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है, तो O17 के साथ सिंगल है और O16 हो गया है डबल, यहाँ पर उल्टा था, ठीक है ना। तो इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे सवाल पूछा जाता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट या लगभग बात करें हैलोजेनेशन के मैकेनिज्म के जैसा ही है। मतलब जो हम लोग एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ देखे थे, लगभग वही मैकेनिज्म है कि वो पाई बॉन्ड जैसे उसमें ब्रोमीन पर अटैक करता था, इसमें इस ऑक्सीजन पे कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम ही बोलेंगे हम लोग, है ना, रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा इस एल्कीन पर, उतना ज़्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, उतना तेज़ी से इस पर अटैक करेगा। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट की बात करें, याद आ रहा है ना वो मैकेनिज्म हैलोजनेशन वाला, तो रेट की बात करें तो इस तरह से जो रेट है वो रेट इस तरह से है ना, कम होगा। मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, इसलिए रेट ऑफ दिस रिएक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ये इस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे सबसे कम है, सेम एग्जैक्टली पहले जैसा। ठीक है, चलिए तो इतनी बात हो गई, इसको फटाफट नोट कर लो तो। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इसका रिजल्ट ये ध्यान रखना है ना, कि कौन सा ऑक्सीजन आता है, बस ये ध्यान रखना है। सिन एडिशन है वो तो दिखाई ही दे रहा है। चलिए, हो गया। रेट इस तरह से वैरी करेगा, है ना भाई। ठीक है, और जैसे मान लो क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, है ना, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, CH3 यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ लिख दिया है PBA, और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट पूछ रहा है रिलेशन। ठीक, मान लो पहला ये हो गया, दूसरा ऐसा कुछ हो गया। PBA 1 इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, CF3 COOOH, है ना, ये सिस है, और मान लो CF3 COOOH, इसको भी बताना है, ये वाला अपना ट्रांस है। क्लियर हुआ? चलो तो इसको फटाफट ट्राई करो पॉज करके। चलो इसमें मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप है ना होमवर्क में करके हमको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है ना, तो एक मैं ये बता दे रहा हूँ। तो PBA डाल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। तो पाई बॉन्ड पे एडिशन होगा, ऑक्सीजन या तो दोनों अबव आएगा या दोनों मतलब इधर अबव से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा या बिलो से जुड़ेगा। ये जो PBA है या तो इधर से अटैक करेगा या बिलो करेगा। तो देखो दो प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे CH3 और ये ऑक्सीजन जो है वो अबव जुड़ जाएगा, या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर CH3 और ये ऑक्सीजन जो है बिलो जुड़ सकता है। ये स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है ऐसा, और ऑक्सीजन इसमें ऊपर से ऐसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाई बॉन्ड की जगह पर ऐसा जुड़ा था, ऊपर से इस तरह से ऐसा जुड़ा हुआ है, और इसमें ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन नीचे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, सेम भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टेरोमर्स है। देखो तो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मिरर रखोगे तो ये अबव था तो उसका इमेज बिलो बन गया, ठीक, लेकिन ये अबव का अबव ही रहा, मतलब इसका मिरर इमेज ये नहीं है। तो ये और ये आपस में मिरर इमेज नहीं है और स्टीरियो आइसोमर हैं, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को डायस्टेरोमर्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसके पास ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इसके पास 3 कायरल सेंटर हैं और कोई POS COS नहीं है इसके पास। अब ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो नहीं है, मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि कोई POS COS नहीं है इसके पास भी नहीं है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 3 कायरल सेंटर हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं हैं, तो नेट सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होने वाला, रेसमिक नहीं बन रहा है, तो नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली
क्या एक्टिव, बात आई समझ में ना, ये हो गई बात, ठीक है। तो अब ये मैंने बता दिया है, ये 3 आप ट्राई करके लाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिन एडिशन कराना है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास ख़त्म की जाए, ठीक है, नमस्कार।